हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आई दृष्टि घटना चक्र के बारे में। और आई दृष्टि घटना चक्र की ये नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। और इस पार्ट में जो है राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक। आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के और बिना किसी इधर उधर की बातों के। देखो, यहाँ पे बात की जा रही है नए संसद भवन के उद्घाटन के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि औपनिवेशिक युग, यानी कि जब भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक। कॉलोनियल इरा के दौरान जो अग्रणी ब्रिटिश वास्तुविदों, ये जो पुराने संसद के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो करेंट अफेयर का मुद्दा है उसकी। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। डेट याद कर लो, 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद का उद्घाटन किया गया। डेट याद कर लो, 28 मई 2023, ठीक। इस अवसर पर जो है प्रधानमंत्री 75 रुपये का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया, ठीक। 28 मई को उद्घाटन किया और इसी अवसर पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया और स्मारक जो है डाक टिकट जारी की, ठीक, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। आगे बात की जा रही है, प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में ये सेंगोल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था उस समय। लोकसभा की जो सीट होती है इसके इस पास में, मतलब इसके पास में जो ये सेंगोल को भी स्थापित किया था, ठीक है ना। सिंगोल के इतिहास के बारे में आपको पता होगा, नहीं है तो आप देख लेना, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है नए संसद भवन की डिजाइन जो अहमदाबाद गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है जिसका नाम है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के तैयार की, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद कर लो, नए संसद भवन की जो आर्किटेक्चर डिजाइन है ये HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई। इसका आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। और इसमें जो है 4 मंजिला इमारत है, ठीक। बाकी आगे बात करें तो यहाँ पे देख लो, नया संसद भवन लगभग जो है 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना हुआ है और इस भवन के 3 मुख्य द्वार हैं। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। पूछ सकता है कि नई संसद भवन के निम्नलिखित में से कौन सा द्वार नहीं है, ठीक। एक चौथा द्वार दे देगा जो नहीं है, बाकी 3 द्वार वे होंगे जो यहाँ पे हैं, ठीक। तो 3 द्वार हैं, ये है ज्ञान द्वार, ठीक, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ठीक। 64,500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। गुजरात की कंपनी ने इसका डिजाइन किया तैयार और 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया। और लोकसभा की जो सीट होती है, लोकसभा स्पीकर की सीट के पास में सेंगोल स्थापित किए हुए हैं, ठीक। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अब तक के वो सारे मैंने बता दिए। यहाँ पे आगे बात की जा रही है, नई संसद भवन में लोकसभा सदस्यों की जो सीट होगी, ठीक, 888 होगी, 888 होगी। और इसके अतिरिक्त जो राज्यसभा हॉल में जो 384 सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी। यहाँ पे लोकसभा की नई सीटों होगी 888 और जो है राज्यसभा की होंगी 384। नई संसद भवन में लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, ठीक। लोकसभा की बात की जा रही है तो उसका आंतरिक जो हिस्सा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित होगा। वहीं अगर हम राज्यसभा के आंतरिक हिस्से की बात करें तो राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा जो राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है, ठीक। लोकसभा मोर पर आधारित और राज्यसभा जो कमल पर आधारित, ठीक। और यहाँ पे देख लो, इसके साथ ही नए संसद भवन के प्रांगण में जो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को भी लगाया गया है, ठीक। देखो, राष्ट्रीय वृक्ष एक बार दोबारा मैं रिवीजन कर देता हूँ। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को प्रांगण में लगाया गया। राज्यसभा का जो आंतरिक हिस्सा कमल के पुष्प के आधार पर है, ठीक। इसके बाद लोकसभा के आंतरिक हिस्से की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। लोकसभा में 888 सीटें हैं, ठीक, और राज्यसभा में 384 सीटें। एक बार दोबारा से देख लो, इसके 3 द्वार हैं, एक ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ठीक है। 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जो है विस्तृत है। त्रिभुजाकार इसके आकार है और 4 मंजिला इमारत है। इसका जो आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया ये गुजरात की कंपनी ने किया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है और ये है कि 75 रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी की,
ठीक है ना। और लोकसभा का जो स्पीकर है उसके पास में, उसकी सीट के पास में जो सेंगोल की स्थापना की गई। और एक अंतिम पॉइंट दैट इज 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पे आगे बात की जा रही है सेंगोल की स्थापना के बारे में और सेंगोल के इतिहास की, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है 14 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो उसी की संध्या पर, ठीक है ना, पूर्व संध्या को एक पवित्र सेंगोल का निर्माण किया गया, ठीक है ना। एक सेंगोल की प्रथा है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सेंगोल को एक तमिल अधीनतम धार्मिक मठ के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था और जो अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक था, ठीक। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सेंगोल की लंबाई 5 फीट थी और इन्होंने जो है ना उसी सेंगोल पर जो है 1 मिनट, ये रहा, सोने की परत चढ़ाई थी। और 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है सेंगोल को प्राप्त करने के बाद इन्होंने जो है ये इलाहाबाद संग्रहालय में स्थापित, इलाहाबाद का जो संग्रहालय है उसमें इसमें रख दिया था, ठीक। आगे बात की जा रही है 28 मई 2023 को। अब बात की जा रही है प्रेजेंट की। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर जो है लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास, ठीक है ना, ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेंगोल की स्थापना की गई। और यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये है, अभी हम बात करेंगे। वर्ष 1947 में उसी सेंगोल को प्रधानमंत्री के द्वारा जो है नए संसद भवन में स्थापित किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सेंगोल के शीर्ष पर भगवान शिव के एक पवित्र बैल नंदी की नक्काशी की गई है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। भगवान शिव के जो बैल है नंदी है उसकी नक्काशी की गई उसके सर पे, ठीक है ना। ये सेंगोल एक तरह से डंडा है, ठीक, डंडा पे सोने की परत चढ़ा दिया और ऊपर जो है नंदी की एक सोने की मूर्ति है, ठीक। तमिलनाडु में चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान जो है महायाजक, ठीक है ना, महायाजकों के माध्यम से सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंपा जाता था जब सत्ता जो हस्तांतरण की जाती थी, ठीक। तो अब बात करते हैं उड़ान योजना के बारे में। उड़ान योजना देख लो यहाँ पर 5.2 है। उड़ान योजना जो वर्ष 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा पहली बार देश की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति की घोषणा की गई थी और राष्ट्रीय नागर विमानन नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक उड़ान योजना है और उड़ान का पूर्ण रूप जो है पूरे देश का आम नागरिक, ठीक है। वर्ष 2016 या अक्टूबर 2016 में उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया था। वहीं वर्ष 2017 में जो उड़ान योजना के अंतर्गत जो पहली उड़ान शिमला से दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है, शिमला से दिल्ली के बीच प्रारंभ की गई थी। देखो ये सब पास्ट का है, ठीक है ना। अभी जो प्रेजेंट में चर्चा में है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो उड़ान योजना के 4 चरण हैं, ठीक। और 4 चरणों की सफलता के बाद जो नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा जो 21 अप्रैल 2023 को उड़ान 5.0 की शुरुआत की गई, ठीक। आगे बात करते हैं। इस चरण का उद्देश्य जो है देश के दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक है ना, और अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करना, ठीक। 24 मई 2023 को नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से तैयार उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 24 मई 2023 को, ठीक। यहीं पे आगे बात की जा रही है। उड़ान 5.1 योजना का उद्देश्य देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर करना है और 25 जुलाई 2023 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है ना, ने जो है खजुराहो गाँव में मध्य प्रदेश में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। और उसी अवसर पर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है उड़ान 5.2 योजना का शुभारंभ किया और हेली सेवा ऐप भी लॉन्च की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हेली शिखर सम्मेलन 2023 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है केंद्रीय नागर विमान मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार पवन हंस लिमिटेड और फिक्की के द्वारा जो संयुक्त रूप से किया गया, ठीक।
ज्ञातव्य है कि उड़ान 5.2 योजना श्रेणी 1A, ठीक है ना, ये सब संबंधित है। अब हम बात करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव। देखो ये मुझे ना लग रहा अभी आ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है ना 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो वहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांस है। ठीक, ये मई की है, तो बाकी आप देख लेना। जो अभी हाल ही में चुनाव हुए थे उनसे क्वेश्चन लगभग तय है, ठीक है ना। यहाँ की जो विधानसभा सीटें देख लो, कर्नाटक की विधानसभा सीटें जो है ये आपकी 224 है, और कर्नाटक के जो है उप मुख्यमंत्री बने ये DK शिव कुमार बने, ठीक है ना। और इसके बाद मुख्यमंत्री की बात करें कर्नाटक के तो सिद्धरमैया, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने सिद्धरमैया, ठीक। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बने DK शिव कुमार, ठीक। और कर्नाटक की सीटें 224, इतना याद कर लो, मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है। अब बात करते हैं ऑपरेशन समुद्रगुप्त के बारे में 2022-2023। तो स्मृति तथ्य में देखें तो यहाँ पे कह रहा है 13 मई 2023 को भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसको बोलते हैं NCB, ठीक है ना। तो NCB ने एक अभियान के तहत जो है लगभग 2500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया था, और यह देश के किसी भी ड्रग निरोधक एजेंसी द्वारा वित्तीय मूल्य के मामले में नशीले पदार्थ की सबसे बड़ी जब्ती है, ठीक है ना। सबसे अधिक मात्रा में नहीं, मूल्य के मामले में सबसे अधिक जो है जब्ती की गई है, किसके द्वारा? NCB के द्वारा। वहीं आगे बात की जा रही है, NCB ने यह जब्ती जो ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत की थी, ठीक है ना। और मेथाम्फेटामाइन एक शक्तिशाली अत्यधिक व्यसनकारी उत्तेजक है, ठीक है ना, जो केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक। इसके बाद आगे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बात की जा रही है स्वर्ण अर्धचंद्र एवं स्वर्ण त्रिभुज के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो, भारत जो है यहाँ थोड़ा इतिहास या कह सकते हैं जियोग्राफी से संबंधित है। भारत जो है विश्व के 2 सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य में स्थित है। जैसे ये भारत है आपका, ठीक है ना, और इस प्रकार से एक इधर और एक इधर, ठीक है ना, बीच में भारत है, एक तरफ जो अर्धचंद्र और एक तरफ स्वर्ण त्रिभुज है, ठीक। बाकी आप बात करते हैं यहाँ पे कह रहा है यदि ये दो क्षेत्रों पूर्व इधर, ठीक है ना, तो पूर्व में स्वर्ण त्रिभुज है। जैसे इंडिया की बात करें यहाँ पर इस प्रकार से इंडिया बना, तो पूर्व इधर है, तो पूर्व में जो स्वर्ण त्रिभुज एवं पश्चिम में जो अर्धचंद्र, पश्चिम में अर्धचंद्र स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत जो है यहाँ पर स्वर्ण त्रिभुज के अंदर पूर्वी साइड में जो थाईलैंड, म्यांमार, लाओस आते हैं, वही पश्चिमी साइड में जो अर्धचंद्र के अंतर्गत जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं ईरान आते हैं, ठीक। अब बात करते हैं पहला भारतीय वायु सेना विमानन विरासत केंद्र। तो यहाँ पे बात की जा रही है हाल ही में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना जो है चंडीगढ़ में की गई, और IAF की एक संयुक्त परियोजना के माध्यम से हुई, ठीक है ना। और इस संबंध में वर्ष 2022 में ही चंडीगढ़ प्रशासन और IAF, ठीक है ना, के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, ठीक। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक। इसमें स्मृति तथ्य की बारे में बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है कि 8 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री कौन है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो पहले भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया, ठीक है ना। और इस केंद्र की स्थापना जो चंडीगढ़ में की गई थी, ठीक। वहीं आगे बात की जा रही है, इसकी स्थापना का उद्देश्य जो है भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुंचाना है, और यह भारतीय वायुसेना को जो है IAF से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। और इस विरासत केंद्र के माध्यम से IAF की लड़ाकू क्षमताओं के अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भी निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें इम्पोर्टेंट वो है, और ये जो इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पर 8 मई 2023 को, और इसका जो उद्घाटन है ये 8 मई 2023 को किया गया, रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया, ठीक। अब बात करते हैं मणिपुर हिंसा के बारे में। मणिपुर हिंसा के बारे में आपको पता ही होगा कितनी ज़्यादा भयंकर हिंसा हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मणिपुर जो है 3 राज्यों नागालैंड, असम और मिजोरम, नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ जो है सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह जो है म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक। मणिपुर में कुल 16 जिले हैं, और आमतौर पर जो है एक मिनट,
यहाँ पर कह रहा है कि मणिपुर जो है ना 2 भागों में बांटा, एक घाटी भाग और एक पहाड़ी भाग, ठीक है ना। जिलों में विभाजित निकाय के रूप में देखा जाता है। पहाड़ी जिलों में 5 है, ठीक है ना। और बात की जाए, ये राज्य के करीब 90% क्षेत्र में आच्छादित है। पहाड़ी मतलब ऊपर की साइड, ठीक है ना। वहीं घाटी जिले की बात की जाए तो घाटी जिले में राज्य के मात्र 10% ही क्षेत्र आते हैं, ठीक है ना। 90% में पहाड़ी क्षेत्र और 10% में जो है आपके घाटी है, ठीक है ना। और मणिपुर में जो टोटल 16 जिले हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जो 5 जिले हैं, और जो कम क्षेत्र है वहाँ पे जिलों की संख्या ज़्यादा है बट क्षेत्रफल कम है, ठीक है ना। तो बाकी के कितने बचे आपके 11 जिले घाटी में बचे। आगे बात की जा रही है, 1 मिनट। मणिपुर में निवास करने वाले प्रमुख जातीय समूहों में मैतेई, नागा और जो है ये कुकी चिन शामिल हैं। ये जनजातियाँ, ठीक है ना। मैतेई समुदाय मुख्यतः जो है घाटी जिलों में रहती है, जबकि नागा और जो है कुकी चिन जनजातियाँ जो पहाड़ी जिलों में निवास करती हैं, ठीक। मैती जनजाति घाटी में रहती है, बाकी जनजातियाँ पहाड़ी में रहती हैं, पहाड़ी ऊपर रहती हैं, ठीक। आगे बात की जा रही है, तो मार्च 2023 को जो है मणिपुर उच्च न्यायालय मतलब मणिपुर के हाई कोर्ट के द्वारा जो गैर जनजाति मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने जो है राज्य सरकार को निर्देश दिया था और ये कहा था कि मैतेई जनजाति को जो है एसटी का दर्जा दिया जाए, और अभी मैतेई जनजाति एससी या ओबीसी में काउंट की जाती है, ठीक। और इसी के विरोध में जो अन्य जो जनजातियाँ थी उन्होंने इसका विरोध किया था। रीजन ये था कि उनका मानना ये, चलो पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बात की जा रही उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मैतेई समुदाय को जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी या एससी में मतलब वर्गीकृत किया गया। अभी मैतेई जो एससी और ओबीसी में, और इनको एसटी का दर्जा देने की बात कही किसने, हाई कोर्ट ने, और ये हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पत्र लिखा, ठीक। आगे कह रहा है यह समूह जो अनुसूचित जनजाति मांग समिति के माध्यम से दशकों से एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है। मैतेई जनजाति है जो कई सालों से, दशकों से जो है एसटी की दर्जा की मांग कर रहा है, ठीक है ना। आगे बात की जा रही है कि उच्च न्यायालय के निर्देश के विरुद्ध जो है अखिल जनजातीय छात्र संघ मणिपुर के द्वारा जो जनजातीय एकजुटता रैली का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मणिपुर में हिंसा उठी, ठीक है ना। हिंसा भड़क उठी। और गौरतलब है कि वर्ष 1949 में भारत संघ में मणिपुर के विलय के पहले जो मैतेई जनजाति के रूप में जो मान्यता प्राप्त थी। देखो 1949 में जब भारत में मणिपुर आया था, उससे पहले मैतेई जनजाति जो है जनजाति में थी, मतलब एसटी में थी। आने के बाद फिर इनको जो है ओबीसी या एससी में शामिल कर लिया गया, ठीक है ना। अब ये लोग कहते हैं कि हमें एसटी का ही दर्जा दो दोबारा से, और जो इनके विपक्ष में मतलब जो अदर जनजातियाँ हैं वो कहती हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध है, इन्हें जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी में रखो। रीजन ये भी है कि अगर मैतेई जनजाति को एसटी का दर्जा मिल गया तो इन्हें ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी और वो सुविधाएं इन्हें फिर कम मिलेंगी, ठीक है ना। इसलिए ये हिंसा भड़की। आगे बात की जा रही है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए आयोग जो गठित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी के तो इतिहास के बारे में हमने समझा था। 4 जून 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा गठित, और यहाँ पे कह रहा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, इनका नाम है अजय लंबा, इसके अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट है, अजय लंबा जो है मणिपुर हिंसा हेतु जांच आयोग है उसके अध्यक्ष हैं, और आयोग के 2 अन्य सदस्य हैं, जिसमें एक पूर्व आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर है और एक पूर्व आईपीएस अधिकारी एक आलोक। हिमांशु और आलोक सदस्य हैं और अजय लंबा, ठीक है ना, ये अध्यक्ष हैं, ठीक। आगे बात कर लो। मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया 10 जून 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा, और मणिपुर की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके की इस समिति की अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। और समिति के अन्य जो सदस्यों में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, ठीक, एन बीरेन सिंह, और राज्य सरकार के कुछ मंत्री भी हैं, ठीक, सांसद हैं, विधायक हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हैं। इसके साथ जो है पूर्व सिविल सेवक हैं, ठीक, शिक्षाविद हैं और विभिन्न जाति समूह के प्रतिनिधि भी।
अब बात करते हैं मणिपुर में शांति समझौता के बारे में। तो यहाँ पे देख लो 29 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में जो है भारत सरकार एवं मणिपुर सरकार ने UNLF, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। और यह प्रथम अवसर है जब घाटी स्थित मणिपुर का कोई हथियारबंद समूह जो है हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने के लिए सहमत हुआ है। आगे कह रहा है ज्ञातव्य है कि UNLF, ठीक है ना, UNLF घाटी स्थित मणिपुर का सबसे पुराना जो हथियारबंद समूह है। ठीक, वहीं आगे कह रहा है कि ज्ञातव्य है कि UNLF का गठन जो वर्ष 1964 में किया गया था। ठीक, अब बात करते हैं राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021 और 22 के बारे में। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021 और 22 के बारे में। ठीक, तो यहाँ से जो है ना जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है स्मृति तत्व में, और ये कह रहा है 27 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया गया और फर्म स्तरीय सर्वेक्षण है। ठीक है ना, और यह जो है नवाचार की क्षेत्रीय प्रणाली है। ठीक, आगे बात की जा रही है फर्म स्तरीय सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिक्रिया को एक सूचकांक में परिवर्तित किया गया, जैसे भारत विनिर्माण नवोन्मेष सूचकांक, ठीक है ना, का नाम दिया गया। और इसका जो पूरा नाम है इंग्लिश में IMII, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स 2022 नाम दिया गया, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स। ठीक, वहीं आगे बात की जा रही है इस सूचकांक में 28 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ठीक, 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, मतलब टोटल 8 है ना, तो उनमें से 6 शामिल है। बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पे, तेलंगाना दूसरे स्थान पे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे क्रमशः ये हैं। ठीक है, जबकि बिहार में जो है अंतिम श्रेणी पे है। ठीक, तो नवोन्मेष में जो है ना ये प्रथम स्थान पे कर्नाटक, दूसरे स्थान पे जो है तेलंगाना और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। ठीक, बिहार का इसमें अंतिम स्थान है। हम यूपी का एग्जाम देने वाले हैं, तो इसलिए यूपी का जो स्थान है नवोन्मेष श्रेणी में, ठीक है ना, इसमें जो है यूपी का 8वां स्थान है। याद कर लेना, टॉप पे कौन है? कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक सेकंड टॉप, तेलंगाना थर्ड टॉप, तमिलनाडु और 8वें स्थान पे जो है ये आपका उत्तर प्रदेश है। इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आप मत पढ़ो। ठीक है ना, यहाँ पे बात की जा रही है भारत में जल निकायों की प्रथम जनगणना, जल निकायों की प्रथम गणना। ठीक, तो इसमें स्मृति तथ्य में देखते हैं 23 अप्रैल 2023 में भारत में जल निकायों की पहली जो गणना संबंधित रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी की गई पहली गणना है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, और ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। ठीक है ना, और जल निकायों की गणना का उद्देश्य जो है सभी जल निकायों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस का विकास करना है। या गणना के फलस्वरूप जो अखिल भारतीय और राज्य वार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। देश में कुल, आगे कह रहा है देश में कुल 24,24,540 जल निकाय हैं। ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे बात कर, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य क्रम से पश्चिम बंगाल है, टॉप पे पश्चिम बंगाल है जल निकाय में, और सेकंड टॉप है उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। टॉप पे पश्चिम बंगाल, सेकंड टॉप पे जो है आपका उत्तर प्रदेश है, किसमें? जल निकाय में। ठीक है ना, और ये पहली बार जारी की गई है। ठीक है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं शीर्ष 5 राज्यों के बारे में। अभी हमने इसके बारे में बात की थी, ग्रामीण क्षेत्रों में टॉप पे पश्चिम बंगाल, सेकंड टॉप पे उत्तर प्रदेश। ठीक, अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो टॉप पे पश्चिम बंगाल, सेकंड टॉप तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का स्थान है 4थे स्थान पर। शहरी क्षेत्र में जल निकाय में उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। ठीक, और वहीं ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का जो है 2रा स्थान है। ठीक, और दोनों में मतलब ग्रामीण और शहरी दोनों में टॉप किया है पश्चिम बंगाल ने, इतना याद कर लो। आगे बात करते हैं कुल जल निकायों में 78% मानव निर्मित एवं 22% जो प्राकृतिक जल निकाय हैं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में जल निकायों की कुल संख्या इतनी है 2,45,87। ठीक है ना, अब बात करते हैं केरल जल बजट के बारे में। केरल
जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, याद कर लेना। 17 अप्रैल 2023 को, कब? 17 अप्रैल 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने जो जल बजट प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। और भारत में पहली बार केरल सरकार के द्वारा जो गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए जल बजट जो अपनाया गया था, ठीक। वहीं आगे बात की जा रही है, इस जल बजट के अंतर्गत प्रथम चरण में 15 ब्लॉक पंचायतों एवं 94 ग्राम पंचायतों को समाहित किया गया। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन के बारे में इसमें केवल इतना पूछा जा सकता है कि प्रथम जल बजट जो किस राज्य के द्वारा पेश किया गया? केरल के द्वारा पेश किया गया, और पिनरई विजयन इनके जो है मुख्यमंत्री हैं केरल के। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023, 22 से 24 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन की मेजबानी जो है ये तजाकिस्तान और नीदरलैंड के द्वारा की गई थी। वर्ष 1977 में जो है अर्जेंटीना में आयोजित जल सम्मेलन के बाद पूर्णतः जल हेतु समर्पित द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, ठीक। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के बारे में। तो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति जो है व्यापक वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है, ठीक। इसमें जो इन पार्टों में जो डिवाइड किया गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रत्यारोपण, उपभोग्य, ठीक है ना, एवं डिस्पोजल, और सर्जिकल उपकरण एवं इन विट्रो डायग्नोस्टिक अभिकर्मक। इसमें जो 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। और नेक्स्ट कह रहा है स्मृति तथ्य के बारे में, यहाँ पे देखते हैं। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की थी, ठीक, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। इस नीति के तहत जो है चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक बाजार में अगले 25 वर्षों में 10 से 12% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं आगे बात करें तो यहाँ पे कह रहा है वर्ष 2030 तक जो है चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में वर्तमान में 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह नीति चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण की परिकल्पना करती है, ठीक। इसमें केवल इतना याद कर लेना कि जो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति है, ठीक है ना, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया या इनकी अध्यक्षता में किया गया, ठीक। आगे बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम, ठीक, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। विश्व भर में पुस्तक ग्रामों के पठन पाठन लेखन एवं पुस्तकों के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पुस्तक ग्राम एक शांतिपूर्ण एवं प्रेरणादायक वातावरण का सृजन करते हैं जो सृजनात्मकता को या क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं, ठीक। यहाँ पे स्मृति तथ्य में देखते हैं। अप्रैल 2023 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार जो है शीघ्र ही जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिला का अर्गम इम्पोर्टेंट है। बांदीपोरा जिले का, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिला है, उसका एक गांव है अर्गम, ठीक है ना। इस गांव में जो है अर्गम में भारत का सबसे बड़ा पुस्तक मेला का आयोजन किया गया, ठीक। जम्मू कश्मीर का बांदीपोरा जिला का अर्गम गांव है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, ठीक। इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी देख लेते हैं थोड़ा सा और। यह कार्य जो है गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है सरहद के द्वारा जो जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से किया गया था। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। और ज्ञातव्य है कि हे ऑन वे, ठीक है ना, विश्व का पहला पुस्तक नगर है। इंडिया की बात की जाए तो आपने अभी सुन लिया, ठीक। अगर विश्व के सबसे बड़े की बात की जाए तो ये हे ऑन वे विश्व का पुस्तक नगर है, ठीक है ना। अभी गांव है, ठीक है ना, और ये जो है नगर है, विश्व का पहला पुस्तक नगर है क्या, हे ऑन वे, ठीक। यह वेल्स यूनाइटेड किंगडम में स्थापित है, ठीक। आगे बात की जा रही है यहाँ पे मई 2017 में भिलार गांव महाराष्ट्र का एक भिलार गांव है, ठीक है ना, वहाँ के सतारा जिले में स्थित है, जो देश के पहले पुस्तक ग्राम के रूप में मान्यता प्राप्त की। और अप्रैल 2022 में झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय एवं देश का पहला जिला बन गया, ठीक।
हर गांव में पुस्तकालय वाला झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। अब केरल के बारे में भी यहाँ पे है कि दिसंबर 2022 में केरल के धर्मदम को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक, अब बात करते हैं अरावली अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के बारे में। तो यहाँ भी देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे बात की जा रही है हाल ही में भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। कौन? भूपेंद्र यादव। अरावली जो भूपेंद्र यादव जी हैं, इन्होंने जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया था। और उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो 21 मार्च को होता है के अवसर पर जो हरियाणा के टिकली गांव से इस परियोजना का शुभारंभ किया था। इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब बात करते हैं इसमें उत्तर प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 से 27 के बारे में। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी केवल हम एक ही चीज़ देखेंगे, वो स्मृति तथ्य। ठीक है ना, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे जनरली। तो यहाँ पे देखते हैं स्मृति तथ्य के बारे में। यहाँ देखते हैं हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाले उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में जो खाद्य संस्करण उद्योग नीति की जो मंजूरी प्रदान की थी। यह नीति अगले 5 वर्षों तक अथवा नई नीति के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी रहेगी। और आगे बात की जा रही है इस नीति के कार्यान्वयन के लिए जो है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल विभाग तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय नोडल एजेंसी होगी। ठीक, अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है। इतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में बाकी का आपको पता ही है किन की पार्टी है, चुनाव चिन्ह क्या है। ठीक है ना, बाकी तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी और कौन कौन सी है। ठीक, तो संख्या की बात की जाए तो 6 है। और जैसे सभी को पता है कांग्रेस है, सभी को पता है बीजेपी है और बीएसपी है। ठीक, और आम आदमी पार्टी अभी बनी है। ठीक, 4 तो आपको पता हो गया, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी। ठीक, 2 की बात कर लेते हैं। तो ये जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, CPIM और ये जो अंतिम है, ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी NPP है। तो इस प्रकार से वर्तमान में 6 जो हैं ये राष्ट्रीय पार्टी हैं। ठीक, अब बात करते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बात की जा रही है 10 अप्रैल 2023 को जो गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया था। अरुणाचल प्रदेश के एक गाँव में अंजाम जिले के किवतू गाँव से ये लॉन्च की गई। ठीक, तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्देश्य जो है बाकी पता ही है आपको। ठीक है ना, जो इंडिया के जितने भी सीमावर्ती गांव हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ठीक, यह केंद्र प्रायोजित योजना है और जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदान की गई। इस योजना के तहत जो 4 राज्यों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है अरुणाचल प्रदेश के किवतू गांव से तो इसको शुरुआत की गई। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत कितने राज्य शामिल हैं, तो ये पूछा जा सकता है। इसमें 4 राज्य शामिल है। ठीक है ना, एक है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, सिक्किम और उत्तराखंड 4 राज्य इसमें हैं। तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख को भी शामिल किया गया। ठीक, तो 4 + 1 यानी कि टोटल 5। ठीक है ना, और बाकी यही सब है। आगे देखते हैं इसमें आगे बात की जा रही है मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ये भी पहले यहाँ पे चुनाव हुए थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने के बहुत ही कम चांस है। इनके केवल इतना याद कर लेना कि इसमें जो है विधानसभा की सीटें कितनी है, राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, अगर उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया तो वो कौन है। ठीक है ना, तो और इससे ज़्यादा कुछ भी यहाँ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मेघालय में जो है ना कुल 60 सीटें और 55 सीटें अनुसूचित हैं ST के लिए। ठीक है ना, और 5 सीटें जो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट नहीं है। ठीक, और यहाँ पे बात की जा रही है मेघालय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ये सब जरूरी नहीं है। मेघालय के जो मुख्यमंत्री है कॉनरेड संगमा है और नेशनल पीपल्स पार्टी से ये जो CM बने। ठीक, वहीं आगे बात करें
उप मुख्यमंत्री की बात करें मेघालय के, तो ये TR जेलियांग और यान थोंगो पैटर्न को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लो सेरेंगेन लोंग कुमेर को जो 14वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बात की जा रही है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में। अब बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो इसका जो स्मृति तथ्य है यहाँ पे देखते हैं, 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो जारी की गई और यह इसका तीसरा संस्करण है। इसे जो दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एवं TISS के द्वारा जो संयुक्त रूप से तैयार किया गया, ठीक। आगे बात की जा रही है कि इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में प्रकाशित किया गया था, ठीक। और आगे कह रहा है इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। इस रिपोर्ट में जो राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया, बड़े राज्य और छोटे राज्य, बड़े राज्य एवं मध्य राज्य और ये छोटे राज्य, ठीक। इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम और खराब की श्रेणी दी गई है, ठीक। यहाँ पे बात की जाए बड़े राज्यों में जो है श्रेणी में अर्ज किया गया और IJR 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक टॉप किया है, ठीक है ना, भारत का श्रेष्ठ राज्य है, ठीक। वहीं और इसका जो अंक है 6.38 है, वहीं 3.78 अंक के साथ जो बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का 18वीं रैंक है। तो ये इंपॉर्टेंट, टॉप किया कर्नाटक ने, ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश ने जो 18वीं रैंक हासिल की है। उत्तर प्रदेश का याद कर लेना। बाकी छोटे राज्यों में बात करें तो छोटे राज्यों में जो सिक्किम 5.01 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य, बाकी अंतिम स्थान पे छोटे राज्यों में जो है ये आपका गोवा है, ठीक। 3.42 अंक है और इसका 7वें स्थान पे स्थान, ठीक। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश का याद कर लो, उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है MV गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, ठीक है ना, MV गंगा विलास। तो स्मृति तथ्य में देखते हैं जनवरी 2023 की न्यूज है, ठीक है ना, और 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास, क्या नाम है, MV गंगा विलास को जो है वाराणसी से हरी झंडी दिखाई गई थी और जो है 28 फरवरी 2023 को जो है असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर जो पूर्ण हुई, ठीक। आगे बात करें तो आगे यहाँ पे कह रहा है कि यह लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही, ठीक है ना, और जिसमें भारत के साथ जो है बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों शामिल हैं, ठीक। सॉरी, आगे बात की जा रही है ध्यातव्य है कि MV गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया संख्या 1 जो है हल्दिया से और ये प्रयागराज तक जाता है और राष्ट्रीय जल संख्या 2 जो है ये डोबरी से सदिया तक होकर जाता है, ठीक। अब बात करते हैं केरल जो है उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय देने वाला पहला राज्य है। इसमें केवल इतना ही पूछा जाएगा, केरल जो है उच्च न्यायालय, केरल हाईकोर्ट जो है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं 22 जो क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है जो अधोलिखित है, ठीक है ना, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, ठीक है, और आगे देखें सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और मलयालम, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है ना, के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने पर जोर दिया। DY चंद्रचूड़ ने जो है इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, ठीक है ना, द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुझाव दिया, ठीक है ना। और आगे यहाँ पे देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए जो है न्यायमूर्ति अभय ओका
क्या नाम, अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की गई। ठीक, बस यही इंपॉर्टेंट है, ये पुरानी चीज़ें हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देख लो केरल की जो राजकीय भाषा है वो मलयालम है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला कौन सा हाईकोर्ट है। ठीक है ना, केरल हाईकोर्ट है। किस भाषा में निर्णय दिया गया था, वो मलयालम में दिया गया था। ठीक, इतना ही पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं, हुब्बली जंक्शन जो है विश्व के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है ना, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 है। तो इसका जो नाम है ये श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बली जंक्शन है। ठीक है ना, और ये कहाँ पे है वो देख लेते हैं। कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के धारवाड़ में। ठीक है ना, और यहाँ पे देख लो 13 जनवरी 2023 को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुब्बली जंक्शन को जो है प्लेटफॉर्म संख्या 8 को जो है यह विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया और इसकी लंबाई देख लो 1.5 किलोमीटर है और 1507 मीटर है। ठीक, या कह सकते हैं 1.507 ये मीटर है। यहाँ पर कह सकते हैं 1500, यहाँ मीटर नहीं 1.507 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और 1507 मीटर। ठीक, देखो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इससे पहले जो है यह क्या था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन के नाम था। ठीक है ना, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर थी। आगे देखते हैं विश्व के 5 सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक, तो हुब्बली तो सबसे पहले हो गया। ठीक है ना, दूसरा हो गया गोरखपुर जंक्शन, तीसरा हो गया कोल्लम केरल में, और चौथा हो गया खड़गपुर जंक्शन, और पाँचवा हो गया शिकागो। ये ऊपर के चारों इंडिया के ही हैं, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, और ये जो शिकागो अमेरिका का। ठीक, अब बात करते हैं विदिशा के बारे में। तो विदिशा जो है ये 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला है। ठीक, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला है क्या, विदिशा। यहाँ पे देख लेते हैं 13 जनवरी 2023 को विदिशा जो स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामले की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला है। ज्ञातव्य है कि विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। आगे बात करते हैं कोल्लम जिले के बारे में। कोल्लम जो है ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और 14 जनवरी 2023 को कोल्लम जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। कोल्लम कहाँ पे, केरल में है। ठीक, इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पे देख लो जो केरल के सीएम है पिनरई विजयन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और कोल्लम की यह उपलब्धि जो है संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में। तो नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। क्या, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इसमें जो वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और यहाँ पे देख लो शुद्ध शून्य कार्बन की बात करें तो 2070 की बात की गई है। ठीक है ना, 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की ने जो है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। ठीक, मिशन से वर्ष 2030 तक निम्नलिखित परिणाम संभावित हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता की विकास होगा। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं वायनाड ये केरल का है और इसी क्षेत्र से जो है राहुल गांधी सांसद है। ठीक, सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला है। ठीक, आगे बात करते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार। इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा जो है इसलिए 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने ये फाइटोरिड तकनीक पर आधारित, ठीक है ना, देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। तो ये फाइटोरिड तकनीक आधारित है। ठीक है ना,
यहाँ पे डब्बा में क्या है ये देख लेते हैं, क्योंकि डब्बा वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र। एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का जो निर्माण दिल्ली में किया गया। 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण किया गया और कार्य जो है योजना थर्ड के तहत किया जा रहा है, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है बिवेरिया कॉन्डो, आगे बात की जा रही है बिवेरिया कॉन्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की जो है स्थापना की जाएगी, ठीक है। और इसकी जो क्षमता है 3.125 मेगावाट की क्षमता हुई। यहाँ पे बात कर लेते हैं केरल जो है देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है, ठीक। जहाँ पे जो डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंकिंग शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचाने की सुविधा देती है, ठीक। आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है और 7 जनवरी 2023 को केरल के सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो कौन? केरल। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा की गई है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार जो है राज्य में मात्र या पात्र है सभी 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा या एक उत्पाद डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा, ठीक है ना। केरल के द्वारा जो है भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया है, ठीक। स्मार्ट कार्यक्रम देख लेते हैं। स्मार्ट का विस्तारित रूप जो है ये स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल्स है। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल्स इस पहल के अंतर्गत जो है ऑस्टियो आर्थराइट्स, ठीक है, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और डिस्लिपिडेमिया और रूमेटॉयड आर्थराइट्स, मोटापा, मधुमेह, मिलेटिस, ठीक है ना, सोरायसिस आदि में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्मृति तत्व में यहाँ पे देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। 2 जनवरी 2023 की बात है, ठीक है ना, पिछले साल की, ठीक है ना। देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसमें केवल इतना याद कर लो, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है जिसका नाम जो है स्मार्ट है, ठीक है ना। और 2 जनवरी 2023 को शुरू किया गया, ठीक। आगे यहाँ देख ले तो उल्लेखनीय है कि NCISM एवं CCRAS दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन जो प्रमुख संस्थान है। और इसका उद्देश्य जो चिकित्सीय शोध संस्थान एवं नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव करना है, ठीक।